जय हिंद दोस्तों। ट्रांजिस्टर में हम देख रहे थे जो उसकी गेन होती है, तो गेन का मतलब जो करंट गेन है, तो उसके संयोजन कनेक्शन के आधार पर उसको हमने कॉमन लेके कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, इस प्रकार से 3 हमने कनेक्शन को देखा। तो उसमें से हम 2 कनेक्शन को इससे पहले की क्लास में पूरा कर लिया। कॉमन बेस कनेक्शन पहला और दूसरा जो था कॉमन एमीटर कनेक्शन, तो यह 2 कनेक्शन को हमने पूरा कर लिया। अब जो तीसरा को हमको पूरा करना है वो कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। इस तीसरे कनेक्शन को हमको पूरा करना है और उसमें हम जो एमीटर होता है, बेस होता है, तो बेस को हमने अल्फ़ा से दर्शाया था जो उसकी करंट गेन होती है, और जो उसका एमीटर है तो एमीटर की करंट गेन को हमने बीटा से दर्शाया था। तो यहाँ पास जो कलेक्टर होगा तो कलेक्टर को हम गामा से दर्शाएंगे और फिर इन तीनों में जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, उसको हम देखेंगे। इससे पहले हम अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन को देख लिए हैं कि यदि अल्फ़ा का मान दिया है तो बीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। अब हम इन तीनों में एक दूसरे से कैसे संबंध बना के रखते हैं। कोई मान हमको निकालने के लिए दे दिया तो हम उसको ईज़िली तरीके से आसानी से निकालेंगे, उसको हम सीखेंगे। और दूसरा चीज़ इसमें हम क्या सीखेंगे कि ट्रांजिस्टर का हम परीक्षण कैसे करेंगे, टेस्टिंग कैसे करेंगे, और इन तीनों कनेक्शन का जो एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, तो तुलना करेंगे कि कौन सा कनेक्शन करने पर हमको क्या आउटपुट में और इनपुट में उसका रेफरेंस मिलता है। तो ये चीज़ हम सीखेंगे आज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। तो इसमें हम कलेक्टर को कॉमन लेंगे और उसमें जो कॉमन किसको लेंगे, कलेक्टर को लेंगे और उसका हम संयोजन करेंगे, यानी कनेक्शन करेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर में हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पास हम बनाएंगे बेस को, ये बेस हुआ और उसका ये कलेक्टर हुआ और ये एमीटर हुआ। एमीटर को हम ऊपर ले गए, कलेक्टर को हम नीचे लाएंगे और यहाँ ये हो जाएगा बेस। इसको हम अब कैसे करते हैं कॉमन। तो इसको हम कॉमन करेंगे कुछ इस प्रकार से कि यहाँ एमीटर होने का हमको पता तब लगेगा कि जब इसमें करंट का सिंबल होगा। इसके बाद इसको हम लेते हैं कॉमन और इसको हम देंगे सप्लाई। तो यहाँ से हम इनपुट सिग्नल को दिए थे तो इनपुट सिग्नल को देंगे। जो एमीटर होता है यहाँ हम ट्रांजिस्टर के कौन सा लिए हैं, NPN लिए हैं, तो यहाँ NPN और ट्रांजिस्टर हमने ले लिया। N सप्लाई है और यहाँ N सिरा है, N सिरा है, तो इसको हम फॉरवर्ड में देंगे सप्लाई और किसको हम रिवर्स में देंगे। ये कैसे हमको पता चलेगा, तो यहाँ पास ये हमारा आ गया, ये सिग्नल आउटपुट का सिग्नल है। अब यहाँ हमको पता नहीं चल रहा कि हम इसको सप्लाई किसको फॉरवर्ड में देंगे और किसको रिवर्स में देंगे। तो यदि हम फॉरवर्ड और रिवर्स में सप्लाई दिए थे तो बेस को जब माने थे हम वहाँ पास कॉमन और एमीटर को, तो वहाँ पास हम फॉरवर्ड सप्लाई दिए थे। बेस को कॉमन मानकर हम कलेक्टर के बीच में आउटपुट में हम रिवर्स सप्लाई दिए थे, तो रिवर्स सप्लाई दिए थे। तो फॉरवर्ड और रिवर्स ही सप्लाई इसमें भी देना है। तो इसको हम जब फॉरवर्ड और रिवर्स में सप्लाई देंगे तो यहाँ पास जो एमीटर होगा, ये क्या है, एमीटर है, और ये वाला भाग हमारा कलेक्टर है, ये वाला भाग क्या है, बेस है। तो हम यहाँ कॉमन इसको लिए हैं, कलेक्टर को लिए हैं, कॉमन कलेक्टर को लिए हैं। तो कलेक्टर और बेस के बीच में जो सप्लाई देते थे वो रिवर्स वाइस होती थी। तो यहाँ N सिरा है तो यहाँ हमको जब धन देंगे तब होगा इसका रिवर्स वाइस, और यहाँ पास हम क्या देंगे, इसको नेगेटिव देंगे। एक चीज़ और कि यहाँ हम बैटरी जोड़े थे तो 3 से 20 वोल्ट के आसपास हम देते थे वोल्टेज, क्योंकि इसको हमको ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती थी। अब यहाँ हमको कलेक्टर मिल गया और यहाँ एमीटर मिल गया।
तो एमीटर में जो हमारा एन सिरा है तो इसको हमको रिवर्स में देना है। तो रिवर्स में देने के लिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स में देने के लिए यहाँ एन सिरे को मतलब नेगेटिव को हमको नेगेटिव ही देना पड़ेगा, तब उसका हमको माना जाएगा कि वह यह फॉरवर्ड वाइस में है। तो इसको हमने फॉरवर्ड में दिया। तो यहाँ जो वोल्टेज हमने दिया तो एमीटर और कलेक्टर के मध्य दिया, और यहाँ जो वोल्टेज हमने दिया तो बेस और कलेक्टर के मध्य दिया। इस प्रकार से इसको हमने वोल्टेज दिया। यहाँ आउटपुट सिग्नल होगा, आउटपुट सिग्नल, और यहाँ इनपुट सिग्नल होगा, इनपुट सिग्नल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बेस है तो यहाँ बेस धारा प्रवाहित होगी। तो धारा की दिशा हम कैसे यहाँ पता करेंगे कि यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसी होगी, तो धारा आने की जो दिशा होगी तो कुछ हमारी इस प्रकार की होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो यहाँ हमारी जो धारा होगी तो प्लस से इधर जाएगी, कलेक्टर में ऐसे प्रवेश करती है धारा, तो यहाँ जो धारा होगी वो IC होगी। चूँकि यहाँ N से निकल के आएगी, N क्या है यहाँ पास हमारा, धारा की दिशा ये है, तो N से निकल के आएगी। एमीटर में जो धारा प्रवाहित होगी तो IE होगी। I धारा की दिशा कुछ इस प्रकार है, तो धारा धन से नेगेटिव की ओर आती है, तो ये नेगेटिव के पास पहुँच आई, और यहाँ धन से प्रारंभ हुई और यहाँ धन से प्रारंभ हुई, तो यहाँ से हमारी कुछ धारा इस प्रकार से यहाँ आएगी। तो यहाँ कलेक्टर धारा हो गई और यहाँ बेस धारा, तो बेस धारा को IB से हम यहाँ लिखेंगे और IE हो गया। तो यहाँ जो IB और IE है, IB और IE है वो क्या है, हमारा करंट है। तो इनपुट करंट होगी हमारा, इनपुट करंट यहाँ IB होगी, तो इनपुट करंट IB होगी, और यहाँ आउटपुट जो होगी, आउटपुट करंट वो होगी IC होगी, कलेक्टर की जो धारा होगी तो वो आउटपुट करंट होगी। अब यहाँ हम करंट टोटल निकालने के लिए करंट गेन को लिखते हैं। तो करंट गेन क्या होती है, तो यहाँ पास जो करंट गेन, तो करंट गेन को हम किसमें, यहाँ पास जब कॉमन लिए हैं कलेक्टर को, तो कॉमन जब कलेक्टर को लेते हैं तो करंट गेन को हम यहाँ पास गामा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, गामा से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको गामा से दर्शा देंगे, ये हो जाएगा गामा। या इसी को करंट गेन को ही हम क्या बोले थे, यहाँ पास करंट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्यों बोले, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जो हमारा करंट है तो करंट का मान इनपुट में जितना देंगे तो उससे ज़्यादा आउटपुट में हमको मिलता है। कैसे मिलता है, तो इसमें हम करंट गेन का क्या मतलब हुआ, तो करंट गेन को हम यहाँ पास दर्शाएंगे किससे, यहाँ हम गामा से दर्शाएंगे। तो गामा बराबर क्या होता है, गेन क्या है, आउटपुट बटे इनपुट जो रेशियो होता है। तो आउटपुट क्या है, तो यहाँ जो आउटपुट होगा तो आउटपुट यहाँ होगा क्या, करंट में परिवर्तन। तो यहाँ करंट में परिवर्तन, और फिर क्या होगा, ऑब्लिक में इनपुट करंट में परिवर्तन। तो यह दोनों का रेशियो होता है गेन, यहाँ पास करंट गेन होगा। तो हम देखेंगे कि आउटपुट में क्या है, आउटपुट में हमारी आउटपुट यहाँ करंट IC है, तो यहाँ गामा बराबर आउटपुट में क्या है, IC है। तो IC आउटपुट में है और इनपुट में क्या है, यहाँ पास इनपुट में IB है, तो IB यहाँ पास हम लिख लेंगे। अब इनपुट में हम IB का जो मान है तो हम देते हैं यहाँ जितना वोल्टेज करंट जो देते हैं तो उससे हमको ज़्यादा आउटपुट में मिलती है, क्योंकि यहाँ पास हमने किसको कॉमन किया है, कलेक्टर को कॉमन किया है। तो कलेक्टर को कॉमन हमने किया तो कलेक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मैंने बताया कि एमीटर में यदि 100 है तो कलेक्टर में 95 होगा, और उसका जो 5 होगा वो बेस में होगा, तब जाके एमीटर की ही करंट
कलेक्टर और बेस में दोनों का योगफल होती है। तो यहाँ पास कलेक्टर की करंट क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होते हैं। बेस में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए इसका जो धारा है तो वह धारा भी कम होगी। तो इसको हम ले लेते हैं 1, समझने के लिए 20 ले लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा होगी और इसमें कम होगी। तो इसका जो हमको निकल के आता है, तो यहाँ पास जो निकल के आएगा तो देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होगा 1 से कम होगी कि 1 से ज़्यादा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से ज़्यादा हमको मिलेगा यहाँ पास। तो इसका जो करंट गेन होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। तो इससे पहले जब हमने देखा था बीटा का, तो बीटा का करंट गेन अर्थात इसमें कॉमन एमीटर का जो करंट गेन होता है वो कितना था, वहाँ 20 से 80 था। लेकिन इसका जो करंट गेन होता है वो 20 से कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ 80 नहीं 100 होगा, मतलब एमीटर से भी ज़्यादा होता है इसका करंट गेन। तो कलेक्टर का जो करंट गेन है वो एमीटर से कॉमन एमीटर कनेक्शन से भी ज़्यादा होता है कॉमन कलेक्टर कनेक्शन का करंट गेन। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। तो इसमें यदि हम देते हैं कितना, मान लेते हैं कि जो इनपुट में देते हैं कितना, इनपुट में हम दे दिए यहाँ पास 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर ले लेते हैं, 1 मिली एम्पियर हमने यहाँ करंट दिया। तो हमको आउटपुट में, आउटपुट का जो सिग्नल है तो हमको कितना मिलेगा। तो इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, आउटपुट का सिग्नल। तो आउटपुट का सिग्नल हमको यहाँ ज्ञात करना है IC। आउटपुट का सिग्नल हमको IC नहीं, IC को तो मैं कॉमन लिया हूँ। तो यहाँ पास हमको इनपुट में दिए हम 1 मिली एम्पियर, इनपुट में 1 मिली एम्पियर दिए। तो यदि हमको इसमें IC का मान ज्ञात करना है, तो IC का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो IC बराबर होता है, यहाँ पास होगा गामा इंटू IB। तो IB का मान कितना है, IB का मान जो है तो हमको 1 मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है। और जो गामा का मान है कितना, 100 हो गया। तो यहाँ 100 हो गया, तो हमको जो मिलेगा वो कितना हो गया, हमारा 100 मिली एम्पियर हमको यहाँ आउटपुट में मिल रहा है। तो इनपुट में हम दिए 1 मिली एम्पियर और आउटपुट में हमको कितना मिला, 100 मिली एम्पियर मिला। यह किसका परिणाम है, किसके वजह से मिला, क्योंकि इसमें जो गामा का मान है तो वो गामा का मान क्या है, ज़्यादा है, यानी करंट गेन का मान ज़्यादा है। तो कलेक्टर में करंट गेन का मान ज़्यादा होता है। तो इससे संबंधित मैं न्यूमेरिकल भी करा दिए थे, आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इससे पहले की क्लास में मैं न्यूमेरिकल करा दिया हूँ। तो इसमें अब देखेंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा में जो संबंध होते हैं तो वो कैसे होते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा में संबंध हम देखेंगे। तो अल्फ़ा और बीटा में संबंध जो होते हैं वो हमने देख लिया था, अल्फ़ा और बीटा में जो संबंध हुआ था मैंने देख लिया था। अब देखेंगे कि यहाँ पास अल्फ़ा के साथ ये गामा कैसे संबंध बनाएगा और ये गामा बीटा के साथ कैसे संबंध बनाएगा। तो यहाँ इसमें अल्फ़ा बीटा तथा गामा में संबंध। तो इसमें यदि अल्फ़ा का मान दिया है, बीटा निकालना है तो इससे पहले बताया, बीटा दिया है अल्फ़ा का मान निकाला है तो इससे पहले बताया। यदि अल्फ़ा का मान दिया है और बीटा पूछता है तो कैसे निकालना है। यदि अल्फ़ा का मान दिया है और गामा का मान दिया है और बीटा पूछता है तो कैसे निकालना है। यदि गामा का मान दिया है अल्फ़ा पूछता है तो कैसे निकालना है। तो यहाँ गामा बराबर हो जाएगा, गामा बराबर हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 से कम होती है। तो अल्फ़ा की वैल्यू जब 1 से कम होगी तो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस ये अल्फ़ा। तो गामा की वैल्यू यदि पूछे तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पास यदि आपको पूछे तो गामा के साथ ये बीटा की वैल्यू, तो यहाँ 1 प्लस बीटा, तो 1 प्लस बीटा लिखेंगे, इसका ये संबंध होता है। तो गामा के साथ इस प्रकार से बीटा हो गया और गामा के साथ इस प्रकार से अल्फ़ा का संबंध हो गया। तो इन संबंध में आप यहाँ न्यूमेरिकल
रख न्यूमेरिकल एक ज्ञात करना होगा, जैसे गामा का मान, तो बीटा का मान जो भी दिया होगा 2 देता है 4 देता है तो इसके साथ सीधे ही 8 कर देंगे 3 आ जाएगा। बिल्कुल ईजी है, कोई भी वैल्यू देता है तो आपको सूत्र याद है फार्मूला, तो आप उससे बना सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो ट्रांजिस्टर के तीनों जो कनेक्शन होते हैं तो उन कनेक्शन की हम एक दूसरे से क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि कौन हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसको हम अब इरेज करके देखते हैं दूसरी चीज़। वीडियो आपको बराबर दिख रहा? ओके। तो यहाँ ट्रांजिस्टर के तीनों कनेक्शन की तुलना, कंपैरिजन करेंगे तीनों कनेक्शन की, और वहाँ देखेंगे कि हमको क्या मिलता है इनपुट और आउटपुट में। रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया, वोल्टेज गेन, करंट गेन, रेजिस्टेंस, और उसमें फेज शिफ्टिंग, इसको भी देखेंगे, और फिर उसका यूज भी देखेंगे कि किसका हम यूज कहाँ करेंगे। तो इसमें जो हमारा होता है तो इसका गुण पहले लिखेंगे, गुण, इसके बाद कॉमन कनेक्शन, कॉमन पहले बेस को ले लेते हैं, कॉमन बेस, इसके बाद कॉमन एमीटर, इसके बाद लेते हैं कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर को लेते हैं। तो इसमें हम ऐसे कॉलम बना लेते हैं और एक एक गुण को हम देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस कैसे होगा, तो इसमें इनपुट रेजिस्टेंस, तो इनपुट रेजिस्टेंस जो हमारा कॉमन यहाँ बेस होगा, तो कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। कॉमन बेस का इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है। जैसे यहाँ पास हो गया हमारा कोई यहाँ ट्रांजिस्टर हो गया, और ट्रांजिस्टर में यहाँ हमने शुरू में बताया था कि जो यहाँ होते हैं बेस थोड़ा होगा पतला, तो बेस ये पतला हो गया, ये एमीटर हो गया, बेस हो गया, और ये कलेक्टर हो गया। तो इसमें यदि हम फॉरवर्ड वाइज सप्लाई देते हैं, कैसे देते हैं, यदि हम इसको फॉरवर्ड वाइज सप्लाई देते हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ से हमने सिग्नल को दिया तो ये हुआ इनपुट, तो इनका जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो कम होता है। और यहाँ हमने रिवर्स में है तो रिवर्स का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ आउटपुट का जो रिवर्स है इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और इनपुट में जो आउटपुट में जो प्रतिरोध है तो वो रिवर्स में ज़्यादा होगा, और इनपुट में जो प्रतिरोध है वह फॉरवर्ड में कम होगा। तो इसको हमने फॉरवर्ड दिया और इसको रिवर्स दिया। तो यहाँ पास किसको हमने, बेस को क्या किया है, यहाँ पास बेस को कॉमन किया है, तब की स्थिति है। तो बेस को हमने कॉमन किया है, तब की स्थिति में क्या होगा, तो यहाँ जो प्रतिरोध होगा वह निम्न होगा। तो इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, निम्न होता है। तो निम्न होता है मतलब कितना होता है, तो निम्न होगा तो आपका 100 ओम के आसपास होता है। कितना होता है, 100 ओम के आसपास होगा। इसके बाद आता है हमारा ये बेस आता है, तो बेस का उसके मध्यम, बेस का जो प्रतिरोध होगा वो मध्यम होगा, तो मध्यम होगा, यहाँ मध्यम होता है। तो मध्यम मतलब कितना होगा, यहाँ समथिंग 800 ओम होता है। कितना होता है, 800 ओम। अब यहाँ हमारा आउटपुट में है, तो आउटपुट में हमने रिवर्स बायस में जोड़ा है, तो रिवर्स बायस में इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा कितना होगा, बहुत ज़्यादा मतलब उच्च होता है, प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। उच्च मतलब कितना होगा, तो यहाँ 750 ओम होता है, 750 ओम यहाँ पास होगा, 750 किलो ओम होगा,
750 किलो ओम यहाँ पास इसका प्रतिरोध होगा। अब देखेंगे कि यहाँ पास जो इनपुट रेजिस्टेंस हुआ, अब आउटपुट हम लेते हैं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस, तो फिर इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब हम इधर से देखते हैं, इधर से हम देखेंगे तो हमारी आंख यहाँ है और यहाँ से हम क्या करते हैं देखते हैं। तो इधर से हम देखेंगे तो इसका जो एक है कॉमन है, कॉमन कलेक्टर है, तो कॉमन कलेक्टर का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, यहाँ पास इधर से आएंगे तो कॉमन कलेक्टर का प्रतिरोध उच्च होगा। लेकिन यहाँ पास क्या होगा, इसका तो सबसे पहले होगा मध्यम ही होगा, इसका होगा मध्यम होगा। इसके बाद आते हैं इसका, तो इसमें इधर से हम देखेंगे तो इसका प्रतिरोध होता है उच्च होगा। तो यहाँ कॉमन बेस में जो इसका प्रतिरोध होगा तो वो क्या होगा, उच्च होगा। उच्च होगा मतलब यहाँ पास इसका प्रतिरोध उच्च हुआ, ये होता है 500 kV किलो ओम, तो 500 किलो ओम के आसपास होगा। इसका मध्यम होगा, तो मध्यम में कितना होता है, इसको 1500 तो नहीं दिख रहा, ये 500 है। इसका 150, इसका होता है 50 किलो ओम, तो इसका 50 किलो ओम होता है। और फिर इसका होगा कितना, लो होगा, लो मतलब निम्न होगा, तो निम्न में कितना होगा, यहाँ 50 ओम होगा, ओनली फॉर 50 ओम होगा। तो इसका इस प्रकार से हम प्रतिरोध जब इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे जो बेस का प्रतिरोध होता है वो क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि सप्लाई हम इधर से दे रहे होंगे तो इसका कम हो गया है और इसका फिर ज़्यादा हो गया है। तो इसमें हम इधर से देखेंगे तब फिर यहाँ हमको ये प्रतिरोध निकल के आता है। अब इसमें देखते हैं वोल्टेज, पहले करंट गेन देखेंगे, क्या करंट गेन, तो इसमें करंट गेन, तो करंट गेन इसमें क्या होगी, करंट गेन को हम कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर, इन तीनों का करंट गेन आपको पता होगा। तो बेस का मैंने बताया था कि वह 1 से भी कम होता है, 1 से कम होता है मतलब उसमें था 0.92 से 0.95 तक था, तो 1 से कम होता है, इसका करंट गेन क्या होता है, 1 से कम होता है, तो 1 से कम था। यदि 1 से कम है तो आपको याद है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 0.92 से 0.95, तो इतना इसका करंट गेन है। गेन है, अनुपात है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, चूँकि रेशियो में रहेगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर इसका जब हम करंट गेन बताए थे तो कॉमन एमीटर का, तो इसका करंट गेन बताए थे क्या, इसका करंट गेन हमने बताया था मध्य, तो मध्यम, मध्यम कितना बताया था, मतलब इसको 20 से 80 के आसपास इसको हम बताए थे। इसका फिर हम बताए थे कि जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, तो उच्च कितना बताए थे, 20 से 100, तो 20 से 100 इसका करंट गेन हो गया। इसके बाद हम आते हैं वोल्टेज गेन में, तो वोल्टेज गेन को हम देखेंगे अब। चौथे नंबर में वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन में क्या होगा, तो वोल्टेज गेन में जो हमको वोल्टेज मिलेगी तो वो सबसे ज़्यादा वोल्टेज कहाँ मिलेगी, जिसमें ज़्यादा हमारा पावर होगा। तो इसमें जो एमीटर है, तो एमीटर में वोल्टेज गेन क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो इसमें जो वोल्टेज गेन होगी तो ज़्यादा होगी, तो वो आपकी वोल्टेज गेन कितना होती है, 500 होती है। तो इसमें वोल्टेज गेन कितना होगी, 500 होगी, 500 इसकी वोल्टेज गेन होगी, मतलब हाई होगी, उच्च होगी, इसमें वोल्टेज गेन हाई होगी। तो इसमें जब हाई होगी तो इससे फिर ज़्यादा यहाँ पास कॉमन बेस की होगी, कॉमन बेस की होगी इससे ज़्यादा, तो कॉमन बेस की होती है 150, और यहाँ जो कॉमन कनेक्शन है, कलेक्टर है, तो इसमें होगी 1 से कम, तो इसमें 1 से कम होती है। इसके बाद वोल्टेज गेन के बाद आते हैं हम लीकेज करंट, तो लीकेज करंट में जो होगी, लीकेज
करंट। तो लीकेज करंट इसमें सबसे ज़्यादा किस में होगी? तो सबसे ज़्यादा इसमें जो लीकेज करंट होगी तो इन दोनों में ज़्यादा होती है और बेस में क्या होती है? कम होती है। तो लीकेज करंट जो होगी तो वो बेस में क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ बेस में लीकेज करंट क्या होगी? कम होगी और इन दोनों में ज़्यादा होगी। तो बेस में कम होगी और इसमें ज़्यादा होगी। क्या? लीकेज करंट यहाँ भी होगी ज़्यादा। ये हो गया आपका लीकेज करंट। अब फेज शिफ्टिंग की बात करें तो फेज शिफ्टिंग होता क्या है? तो फेज शिफ्टिंग यहाँ पास हम देखेंगे कि क्या होता है। तो ये हुआ फेज शिफ्टिंग। तो फेज शिफ्टिंग क्या हुआ कि जो हम इनपुट में, यहाँ इनपुट में यदि एसी सप्लाई देते हैं कुछ इस प्रकार से, यदि आउटपुट में हम यहाँ दिए कितना, इस प्रकार से एक वेव दिए, तो इसके आउटपुट में यदि हमको इसको कुछ इस प्रकार से दे दिया आउटपुट में, तो इसको हम बोलेंगे फेज क्या किया? शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्ट कितना किया? तो यहाँ से यहाँ तक जो होता है तो वो आपका कितना डिग्री होता है? 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसने 180 डिग्री क्या किया? फेज को शिफ्ट कर दिया। तो 180 डिग्री, ये जो हमारा धन साइकिल था उसको हमने ऋण में ले लिया। तो ऋण में ले लिया मतलब 180 हमने यहाँ फेज शिफ्ट कर दिया। तो फेज शिफ्टिंग कौन करता है? यहाँ पास फेज शिफ्टिंग का काम करेगा एमीटर। तो एमीटर जो है तो वो फेज शिफ्टिंग का कार्य करता है। तो एमीटर कहाँ है? ये है एमीटर। एमीटर क्या करता है? फेज शिफ्टिंग का कार्य करता है। फेज शिफ्टिंग कितना करता है? 180 डिग्री करता है। तो 180 डिग्री करता है। तो कुछ इस प्रकार से कर दिया 180 डिग्री। हमने दिया कैसा था? हमने इसको दिया था कुछ इस प्रकार से दिया था, उसने वहाँ फेज शिफ्ट कर लिया। लेकिन ये दोनों फेज शिफ्ट नहीं करते हैं। तो इसने फेज शिफ्ट नहीं किया, ये इसने जैसे हमने दिया वैसे ही हमको मिली। तो 0 डिग्री इसने फेज शिफ्ट किया, यानी जैसे हमने दिया वैसे ही इसने हमको दे दिया। तो इसने फेज शिफ्ट नहीं किया, इसने फेज शिफ्ट कर दिया। कौन कर दिया? एमीटर कर दिया। अब इसका है उपयोग, यूज देखेंगे कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो इसके यूज की हम बात करें तो इसका हम यूज कहाँ करेंगे? इसमें तो हमको ज़्यादा पावर मिल जाती है, जो एमीटर होता है उसमें ज़्यादा पावर मिलती है। तो यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, कोई सिग्नल है, रेडियो हो गया जिसमें हम माइक से बोलते हैं तो सिग्नल हम भेजते हैं वहाँ। तो जैसे हम किसी मोबाइल से बात करते हैं तो पहले उसके माइक में आवाज़ जाती है, वो हमारी जो माइक में आवाज़ हमने दिया तो उसका जो माइक होता है वो हमारे वॉइस को किस में कन्वर्ट कर दिया? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उसको फिर एम्पलीफाई करना पड़ता है, ज़्यादा पावर में हमको बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पास जो हमने वॉइस बोला, हमने जो वॉइस बोलते हैं हम लोग, तो वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है एक प्रकार से। क्या होती है? ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है, तो वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत कम होती है। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 20 हर्ट्ज से अधिक की, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी होगी। तो जो हमारी ऑडियो फ्रीक्वेंसी है मतलब लो फ्रीक्वेंसी है, तो उसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो बढ़ाने के लिए पावर ज़्यादा चाहिए। तो इसमें से पावर ज़्यादा कौन देता है? तो पावर इसमें से एमीटर देगा। एमीटर में ज़्यादा पावर हमको देता है एमीटर। तो यह ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ाने के लिए एमीटर का यूज़ करेंगे। तो यह फ्रीक्वेंसी को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे? ऑडियो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। तो इसका यूज हम करते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी में। इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे? ऑडियो फ्रीक्वेंसी में करेंगे। तो यहाँ अब हम देखेंगे उपयोग। तो इसका यूज हम सबसे पहले करेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी में। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में बोल सकते हैं, या ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ही लिख दें। एम्पलीफायर, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पास जो कॉमन कलेक्टर है इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इसका पहले हम देखें कॉमन जो कलेक्टर है, ये कॉमन कलेक्टर है, इसको हम करते हैं एम्पीडेंस मैचिंग के लिए। एम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है अब? तो एम्पीडेंस मैचिंग का एक बड़ा ही
एम्पीडेंस मैचिंग। तो एम्पीडेंस मैचिंग को हम आगे समझाएंगे कि क्या होता है एम्पीडेंस मैचिंग, तो उसका यूज़ करते हैं एम्पीडेंस मैचिंग में। अब जो यहाँ पास ये है तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी ज़्यादा पावर में होती है, तो ज़्यादा पावर में होती है तो उसको हमको ज़्यादा पावर क्या इसमें देने की आवश्यकता उसको पड़ेगी नहीं, ये तो हेल्प उसका करेगा जो कमज़ोर है। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर ये वाला इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ कर लेंगे जो कॉमन बेस है। तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, रेडियो फ्रिक्वेंसी। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज हम यहाँ पास करते हैं इसका। तो इसको हमने किया हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, इसका यूज हाई फ्रिक्वेंसी के लिए, इसका यूज लो फ्रिक्वेंसी के लिए, इसका यूज लो फ्रिक्वेंसी के लिए हमने यूज किया, उसका इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आई होगी। अब इसको हम देखते हैं आगे कि थोड़ा जो ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर में हम देखेंगे कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का इसमें मामला क्या होता है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम ज़्यादातर बनाते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन की क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें लीकेज करंट कम होती है। और जर्मेनियम का हम क्यों नहीं बनाते, उसमें इसलिए नहीं बनाते कि उसमें लीकेज करंट का मान ज़्यादा होता है। तो लीकेज करंट हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको कम चाहिए। और जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसका यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सर्वाधिक मात्रा में यूज़ किया जाने वाला ट्रांजिस्टर जो होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो पीएनपी का हम क्यों ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और होल जहाँ होगा तो उसको हमको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो वहाँ पास हम ज़्यादा एनर्जी जहाँ देनी पड़ेगी ज़्यादा, तो वहाँ हम क्यों एनर्जी को खर्च करके उसका यूज करेंगे। हम तो चाहते हैं कि कम एनर्जी पर हमको ज़्यादा एफिशिएंट मिले, ज़्यादा वहाँ पास हमको लाभ मिले। तो एनपीएन जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर तो उसका यूज हम ज़्यादा करते हैं, उसको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो पहले से ऑलरेडी वो उच्च ऊर्जा स्तर पर होते हैं। यहाँ पास मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो यहाँ पास थोड़ा सा बताऊँ तो उच्च ऊर्जा स्तर जब हम बताए थे कि ये होता है आपका संयोजी बैंड और ये होता है आपका चालकता बंध। तो चालकता बंध यहाँ एनर्जी लेवल को दर्शाया गया था। तो चालकता बंध में क्या होते हैं, चालकता बंध में होल होते हैं और कंडेंसन बैंड में संयोजी बंध में क्या होते हैं, होल होते हैं। और जो चालकता बंध होता है कंडेंसन बैंड वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये ऑलरेडी उच्च ऊर्जा स्तर पर, यहाँ से कितना उच्च ऊर्जा स्तर पर है, ऑलरेडी उच्च ऊर्जा स्तर पर है। तो इसको हमको ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन होल तो ये नीचे हैं, मतलब निम्न एनर्जी लेवल पे हैं, तो इसको ज़्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर हम थोड़ी सी ऊर्जा दे के इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा प्रवाहित करा लेंगे, धारा को ज़्यादा प्रवाहित करा लेंगे। तो फिर हम एनपीएन ही यूज़ करेंगे, वहाँ हमारे लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर ही सही होगा। अब हम देखेंगे इसमें कि हम इन दोनों का हमने समझ लिया कि ज़्यादा हम एनपीएन का यूज़ करते हैं। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में तो हमने ठीक है। अब जो हम बात करेंगे कि कनेक्शन का, तो इसमें इन तीनों कनेक्शन में सर्वाधिक कौन से कनेक्शन का यूज़ करेंगे, कॉमन एमिटर कनेक्शन, कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। तो इसमें जो सर्वाधिक करते हैं तो कॉमन एमिटर कनेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें फ़ायदे होते हैं। हमको क्या होते हैं, इसमें हमको यूज़ करने के फ़ायदे होते हैं। फेज शिफ्टिंग करता है वो अलग बात है, लेकिन इसके जो हमारे एक अलग फ़ायदे हो गए तो वो फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो वोल्टेज होती है, आपकी वोल्टेज गेन होती है, जो करंट गेन होती है, पावर गेन होती है, ये सब हमारे हाई होते हैं, उच्च होते हैं। इसके वजह से हम यहाँ यूज़ करते हैं कॉमन एमीटर कनेक्शन का। तो इसमें वोल्टेज करंट पावर गेन क्या होती है, हाई होती है, उच्च होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमको ये है कि यहाँ पास जो इसका अनुपात होता है, क्या आउटपुट अनुपात होता है और इनपुट अनुपात होता है, तो वो क्या होता है, मध्यम होता है। तो यहाँ जो आउटपुट और इनपुट का अनुपात
इम्पीडेंस का अनुपात होगा वो क्या होगा, मध्यम होगा। आउटपुट और इनपुट इम्पीडेंस का अनुपात क्या होता है, मध्यम होता है। तो यहाँ जो हमने आउटपुट निकाला और जो इनपुट किया, तो इनके जो मध्य का इनका जो इम्पीडेंस होता है, तो इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस जो होता है वो होता है मध्यम होता है। तो इसका इम्पीडेंस के बारे में बताएंगे हम, इम्पीडेंस इसका होता है मध्यम होता है। तो यह हमारे फ़ायदे होते हैं। तो फ़ायदे हमारे इसमें है, यदि कॉमन हम एमीटर का यूज करते हैं तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब जो यहाँ देखेंगे हम कि थोड़ा सा इसको इसलिए नहीं मिटाया अभी कि इसमें से आपको थोड़ा कुछ देखना है। इसमें हम जो कॉमन कलेक्टर होता है, तो कॉमन कलेक्टर में यदि हम पूछें कि सबसे ज़्यादा करंट गेन किस में होती है, सीधा आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा करंट गेन किस में होती है, बेस में, एमीटर में कि कलेक्टर में। तो करंट गेन आप देखें कि जो कॉमन कलेक्टर है तो उसमें करंट गेन 20 से 100 है। तो सबसे ज़्यादा करंट गेन क्या होगी, इस कॉमन कलेक्टर में होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जब करंट गेन सबसे ज़्यादा है तो वोल्टेज गेन भी सबसे ज़्यादा हो, यह ज़रूरी नहीं है। तो यदि वोल्टेज गेन सबसे कम किस में होती है, तो बहुत बहादुर बन रहा था ये, करंट गेन को बढ़ा लिया लेकिन वोल्टेज गेन को डाउन कर दिया। तो सबसे कम करंट गेन जो हो वोल्टेज गेन होगी तो वो होगी इसमें कॉमन कलेक्टर में ही होगी। तो करंट गेन ज़्यादा और वोल्टेज गेन कम, ये चीज़ आपको दो टॉपिक यहाँ पास मिल गए, फैक्ट जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अब इसमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज गेन फिर किस में होती है, वोल्टेज गेन तो इसमें सबसे कम हो गई, तो फिर सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो वोल्टेज गेन आपका जो यहाँ पास होता है तो इसमें वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा आपको कॉमन एमीटर में दिख रहा है। तो वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा इसमें होती है। लेकिन फेज शिफ्टिंग भी मात्र एक ऐसा है एमीटर कि इसमें फेज शिफ्टिंग भी होता है। तो वोल्टेज गेन सबसे ज़्यादा इसमें होगी। ओके, तो अब चलिए हम देखेंगे कि ये हमारी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पास हो गई। अब हमको देखना है कि जो ट्रांजिस्टर होता है, तो बहुत सारे आप मार्केट में ख़रीदने गए ट्रांजिस्टर, तो उसको आपको कैसे कोई दे दिया कि एक एनपीएन है और एक पीएनपी है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वह ट्रांजिस्टर कौन सा होगा। देखने में तो दोनों एक ही जैसे होंगे, उसमें लिखा नहीं रहता है कि वह एनपीएन है कि पीएनपी है, उसको आपको पहचानना होता है। तो उसमें आप पहचानेंगे कैसे, तो उसमें पहचानेंगे आप कुछ इस प्रकार से, उसकी परीक्षण करके, टेस्टिंग करके। ये आप नोट कर लिए होंगे। तो उसका टेस्टिंग परीक्षण करके आप पहचानेंगे। तो चलिए हम सिखाते हैं कि कैसे उसकी हम पहचान करते हैं। तो उसकी अब हम करेंगे ट्रांजिस्टर का परीक्षण। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ट्रांजिस्टर का परीक्षण हम किससे करते हैं, कौन से मीटर से करते हैं। तो उसके लिए वोल्ट मीटर, एमीटर, ओम मीटर, कौन सा मीटर होगा, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, तो इन सब में नहीं पढ़ना है। ओम मीटर ही एक होता है हमारा, जो कि हम उससे कैपेसिटर का करते हैं, प्रतिरोध का करते हैं और आपका ट्रांजिस्टर का करते हैं। तो इसके लिए हम ओम मीटर का ही यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे ट्रांजिस्टर का परीक्षण। ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग, मतलब परीक्षण। तो टेस्टिंग ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर का परीक्षण को हम देखेंगे। तो हमारे सामने दो इस प्रकार से रखे होंगे, क्या, ट्रांजिस्टर। किस प्रकार से, इस प्रकार से दो हमारे पास ट्रांजिस्टर रखे होंगे। तो एक होगा एनपीएन और एक होगा पीएनपी, एक होगा एनपीएन और एक होगा पीएनपी। तो यहाँ पास इस प्रकार से आपके पास रखे हैं, एक एनपीएन और एक पीएनपी होगा, देखने में एक ही जैसे होगा।
PNP, तो देखने में एक ही जैसा होगा और आपके पास इस प्रकार से रखे होंगे। ये इसका हो गया एमीटर और ये हो गया इसका बेस, इसका हो गया कलेक्टर। ये हो गया इसका एमीटर, इसका हो गया बेस, इसका हो गया कलेक्टर। इस प्रकार से दो आपके पास ट्रांजिस्टर होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं, देखने में एक ही जैसे होंगे। और आप कैसे इसको चेक करेंगे कि कौन सा है ये NPN कौन सा होगा, कौन सा PNP होगा। तो यहाँ पास हम लेते हैं ओम मीटर, लेते हैं क्या, ओम मीटर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ओम मीटर। तो इसमें हमारा एक होगा इस प्रकार से पॉइंटर और यहाँ पास इसमें लिखा होगा। तो यहाँ जो लिखा होगा वो इन्फिनिटी ओम लिखा होगा और इधर साइड 0 ओम लिखा होगा। यहाँ पास 0 ओम लिखा होगा। तो यहाँ इन्फिनिटी यहाँ होता है और 0 ओम यहाँ होता है। ओके, तो इन्फिनिटी यहाँ होगा और 0 यहाँ होगा। तो यहाँ पास जो ओमीटर को हमने लिया, इसमें होंगे हमारे पास 2 प्रोब होंगे। क्या होंगे, 2 प्रोब होंगे। एक तो आपका लाल होगा और एक आपका क्या होगा, काला होगा। एक आपका लाल होगा और एक आपका काला होगा। जो लाल वाला है वो क्या होगा, प्लस चिन्ह, और जो काला वाला है वो होगा आपका माइनस चिन्ह। काला वाला होगा जो वो होगा आपका माइनस चिन्ह, इस प्रकार से माइनस। तो इसमें आपको करना क्या है, तो इस जो लाल वाले को है, तो लाल वाले को आपको एक कॉमन यानी बेस में ले लेना है। तो लाल वाले को आपको कहाँ रखना है, बेस में। तो लाल वाले को आपको बेस में रखना है, कुछ इस प्रकार से आपने जोड़ दिया बेस में। अब बचा एक सिरा आपका ये नेगेटिव वाला यानी काला वाला। इस सिरे को आप इसमें उठा के लगाएंगे। तो उसमें जो ओम मीटर है, तो ओम मीटर में जो ये आपका पॉइंटर है वो कहाँ दिखाना चाहिए, 0 पे दिखाना चाहिए। तो पॉइंटर यदि 0 पे दिखाता है, इस कंडीशन में आपको 0 पे दिखाना चाहिए जब आपने यहाँ ला दिया, इसको कहाँ ला दिया, एमीटर में, और जब कलेक्टर में भी ला दिए आप, तो वह क्या दिखाना चाहिए, वो आपको 0 पे दिखाना चाहिए। एक कंडीशन में आप यहाँ से जोड़ दिए और दूसरी कंडीशन में यहाँ से जोड़ने के बाद हटा के इसको आपने कहाँ जोड़ा, आपने जोड़ दिया इसको कुछ इस प्रकार से इस कलेक्टर में। तो इसकी जो रीडिंग है वो कितना दिखाएगी, 0 ओम दिखाना चाहिए। यदि 0 ओम दिखाती है तो फिर यह क्या होगा, हमारा यहाँ पास PNP ट्रांजिस्टर होगा, PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो इसमें हमको क्या करना हुआ, मेन विशेष ध्यान ये देना हुआ कि जो इसमें पॉजिटिव सिरा है, तो जो पॉजिटिव सिरा है, तो पॉजिटिव सिरा को हमने कहाँ रखा, इसके बेस में रखा। नेगेटिव सिरा को हमने इसके जो N है, तो N टाइप में ऑलरेडी नेगेटिव सिंबल से हम दर्शाते हैं और N को ऑलरेडी हम नेगेटिव सिंबल से दर्शाते हैं। पॉजिटिव को हम पॉजिटिव सिंबल से ही, जो P है तो P को हम पॉजिटिव से ही दर्शाते हैं। तो इस पॉजिटिव को आपको कहाँ ले जाना है, पॉजिटिव में ही टच करना है, और नेगेटिव को नेगेटिव में ही टच करना है, एक टाइम इस पर एक टाइम इसमें। यदि ऐसे में यह 0 ओम की कंडीशन में दिखाता है तो फिर वह आपका NPN ट्रांजिस्टर होगा। यदि इसका आप अपोजिट करते हैं, अपोजिट इसमें क्या करेंगे आप कि यहाँ सिरे को ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है, मात्र और मात्र सिरे को ही चेंज करना है। तो यहाँ 0 ओम, यहाँ अनंत ओम, तो ये होगा आपका ओम मीटर। तो ओम मीटर हो गया। तो इसमें भी होंगे आपके पास 2 ही सिरे होंगे, एक तो काला होगा और एक रेड होगा। तो रेड वाला जो होगा वो होगा नेगेटिव और जो लाल वाला होगा, रेड वाला होगा, वो होगा पॉजिटिव। तो इसमें क्या करना है, तो आप वही फार्मूला कि पॉजिटिव को आप पॉजिटिव से ले जाएंगे और नेगेटिव से आप नेगेटिव को कनेक्ट करेंगे। इस कंडीशन में यदि 0 ओम दिखाता है तो वह फिर क्या होगा, PNP ट्रांजिस्टर होगा। तो फिर आप नेगेटिव को कहाँ ले जाएंगे, नेगेटिव के पास आप पहुँचा दीजिए फटाफट। तो ये नेगेटिव को हम नेगेटिव के पास पहुँचा दिए। अब बचा हमारा पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव के पास ले जाएंगे, ये पॉजिटिव होता है और ये P भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, P भी पॉजिटिव होता है और N जो है तो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से टच कर दिए और पॉजिटिव को आप ले जाएंगे कहाँ, पॉजिटिव के पास। तो पॉजिटिव के वो जब पॉजिटिव के पास ले जाएंगे तो इसको एक टाइम में आप कहाँ ले जाएंगे, एक समय में इसको ले जाएंगे
तो इस कंडीशन में 0 दिखाना चाहिए। यदि 0 दिखा दिए तो चलो भाई अब दूसरे में हम टेस्ट करते हैं। तो फिर दूसरे टाइम में इसको आप कहाँ ले जाएंगे, दूसरे टाइम में आप यहाँ ले जाएंगे। तो इस कंडीशन में भी क्या दिखाएगा, आपका 0 ओम दिखाएगा। यदि तो 0 ओम दिखाने पर आप समझ जाएंगे कि इसमें PNP ट्रांजिस्टर है। मेन इसके सिरे को आपको ध्यान देना है कि इसका जो सिरा है तो नेगेटिव को हम नेगेटिव से जोड़ना है हमको, और पॉजिटिव को हमको पॉजिटिव से जोड़ना है। तो इस कंडीशन में आपको यदि ऐसा दिखाता है तो आप फिर समझ जाएंगे कि एक PNP है और एक NPN है। सिरे पर ही आप विशेष ध्यान देंगे, सिरे में ही इसका मेन खेला है। अब हम चलते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है तो इसकी हम टेस्टिंग इस प्रकार से कर लिए। अब ट्रांजिस्टर में आप मार्केट में या कहीं भी देखे होंगे या फिर ना देखे होंगे, तो फिर वो आपकी गलती है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि जो ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें कुछ नंबरिंग किए होते हैं। क्या किए होते हैं, नंबरिंग। तो उस नंबरिंग का क्या मतलब होता है, तो नंबरिंग का क्या मतलब होगा उसको हम समझेंगे यहाँ पास। आपको हम एक ट्रांजिस्टर दिखाते हैं। मेरे पास यह ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, कुछ नंबरिंग किए होते हैं। मेरे पास ये ट्रांजिस्टर है और ट्रांजिस्टर में क्या किया है, कुछ नंबरिंग किया है। इस प्रकार से 2 सिरे होते हैं इसमें, एक होगा एमीटर, बेस, कलेक्टर, 3 सिरे होंगे इसमें। तो इसमें जो लिखा होता है तो कुछ इस प्रकार से कि BC 547 ले लीजिए। इस प्रकार से नंबरिंग किए होते हैं। तो इस नंबरिंग का मतलब आपको समझना है कि यह नंबरिंग क्या बताता है हमको, किस चीज़ को यह दर्शाता है। तो जो ट्रांजिस्टर होता है तो ट्रांजिस्टर में जो नंबरिंग होता है तो उस नंबरिंग का मतलब ये है कि यदि उसमें 5 अंक आपको दिया होगा, ट्रांजिस्टर में कितने दिए होंगे, 5 अंक नंबरिंग दिया होगा। नंबरिंग में जो अल्फ़ाबेट आपको दिए होते हैं तो उसमें जो 2 लेटर है, यदि शुरू में 2 लेटर है ABCD यानी लेटर है और 3 अंक है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे अंक हैं। तो 2 लेटर और 3 अंक यदि आपको मिलते हैं तो यह समझना है कि ये जो ट्रांजिस्टर है तो वह एक मनोरंजन के तौर पर जो हम खेलने वाले या कुछ भी इक्विपमेंट उपकरण को यूज़ करते हैं तो मनोरंजन वाले उपकरण में उपभोक्ता लोग यूज़ करते हैं। तो किस ट्रांजिस्टर का, जिसमें 2 लेटर हो और 3 अंक हो, तो उस ट्रांजिस्टर की यूज़ कहाँ करते हैं, वह यूज़ करते हैं एक मनोरंजन के तौर पर। और एक ट्रांजिस्टर ऐसे भी आते हैं कि जिसमें लेटर 3 हो, ABCD 3 हो और जो नंबरिंग है वो 2 हो। तो ऐसे भी ट्रांजिस्टर आते हैं। तो उस ट्रांजिस्टर के यूज हम वहाँ करते हैं कि जहाँ फैक्ट्री वगैरह में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो उस मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होंगे, डिवाइस होंगे, तो वहाँ जो ट्रांजिस्टर यूज़ किए जाएंगे फैक्ट्रीज़ में वो होंगे 3 अंक 3 लेटर होंगे और 2 अंक होंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 तरह के ट्रांजिस्टर मिल जाते हैं। अब जो ट्रांजिस्टर में ये 2 लेटर होते हैं, हम उपभोक्ता वाले की बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो यदि 2 लेटर हैं तो वो प्रथम लेटर क्या दर्शाता है और वो दूसरा लेटर क्या दर्शाता है, तो ये दोनों भिन्न भिन्न अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। तो जो प्रथम लेटर है तो वो दर्शाता है कि भाई यह किस मटेरियल का बना हुआ है, प्रथम लेटर। और जो दूसरा लेटर होता है तो वो यह दर्शाता है कि भाई इसका काम क्या है, वो किस तरह से काम करेगा, डायोड की तरह। तो कौन सा डायोड, बाइरेक्टर डायोड, फोटोकंडक्टर डायोड, कौन सा डायोड, तो वह दूसरा लेटर दर्शाएगा कि वो किसकी तरह किस चीज़ में यूज होगा। और पहला तो उसके नेचर को, मटेरियल को दर्शाता है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। तो कुछ नंबरिंग को हम यहाँ पास देखेंगे कि वो जैसे यहाँ पास हो गया B, तो यहाँ B क्या दर्शाता है, उसके नेचर को दर्शाता है। नेचर तो किस मटेरियल का बना है, तो किस मटेरियल का बना है उसको दर्शाएगा, मटेरियल का। तो मटेरियल में जैसे हो गया यहाँ पास जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, मतलब भिन्न भिन्न जो मटेरियल होते हैं सेमीकंडक्टर, तो उस मटेरियल को यह दर्शाता है।
अब यहाँ पास जो हो गया आपका ये दूसरा वाला अंक, तो दूसरा ये प्रथम अंक है। कौन सा अंक है? प्रथम अंक किसको दर्शाया? प्रथम लेटर किसको दर्शाया? इस नेचर को। और जो दूसरा है यहाँ पास, दूसरा है वो दर्शाता है कि वह किस चीज़ को दर्शाता है, कि वह डायोड होगा तो फिर कैसा डायोड होगा, उसका कार्य क्या होगा, किस चीज़ में यूज करेंगे, तो इस चीज़ को वह दर्शाता है। तो जैसे यहाँ पास हो गया डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो डायोड हुआ तो कौन सा डायोड हुआ? बायरेक्टर डायोड हुआ, जेनर डायोड हुआ, भिन्न भिन्न जो डायोड होते हैं। तो ये सेकंड अक्षर दर्शाता है, सेकंड लेटर दर्शाता है कि वह किस डायोड है या फिर किस चीज़ में यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो हमको ये देखना होता है कि कोई पूछ लेता है कि ए का मतलब क्या हुआ। ए मतलब जो होता है आपका जर्मेनियम होता है। बी मतलब क्या हुआ? बी मतलब होता है सिलिकॉन होता है। सी मतलब क्या हुआ? पी मतलब क्या हुआ? तो वो पी ये सब दर्शाते हैं कि वह किस मटेरियल को इंगित कर रहा है और यह इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इम्पोर्टेंट है, दो चार जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है, बाकी हैं तो बहुत सारे, तो पूरे को याद नहीं रखना है। उसको हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, उसको आपको याद रखना है। और जो बी होता है मतलब दूसरे चरण का, तो दूसरे चरण को वो किस चीज़ को दर्शाता है, कौन सा डायोड है, बायरेक्टर जेनर डायोड, तो उसको भी थोड़ा याद रखना है, दो चार को, पूरे को नहीं याद रखना है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक छोटा सा, पहले हम बना देते हैं यहाँ पास एमीटर बेस कलेक्टर, यहाँ BC 547, ठीक है। तो इसमें B किसको दर्शाएगा? B नेचर, और जो C है ये एक प्रकार से समझे आप डायोड। तो यह दो चीज़ यहाँ दर्शाते हैं। तो यदि हम इसके नेचर वाले को लेते हैं, यानी प्रथम चरण को लेते हैं, तो ये होगा प्रथम लेटर। प्रथम लेटर, तो प्रथम लेटर में जो यहाँ पास होता है ए, वो किसको दर्शाएगा? तो ए दर्शाता है आपके जर्मेनियम को। बी किसको दर्शाएगा? तो बी सिलिकॉन को। सी किसको दर्शाएगा? गैलियम आर्सेनाइड। यहाँ आर किसको दर्शाएगा? आर दर्शाता है कंपाउंड सेमी कंडक्टर, मतलब यौगिक अर्धचालक। तो इसको ये चार आप याद रख लेंगे तो यह काफ़ी होगा। ओके, अब इसमें जो दूसरा चरण होता है, तो वो दूसरा चरण क्या? इसमें दूसरा चरण जो होगा तो डायोड होगा। तो डायोड यहाँ दूसरा लेटर देखेंगे, दूसरा लेटर। तो दूसरा लेटर में जो होगा सी, तो सी किसको दर्शाता है? तो यहाँ जो सी होता है, तो सबसे पहले ए को देखते हैं, ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो ए जो होगा तो आपका एनोड को दर्शाता है। इसके बाद जो बी होगा तो वो बायरेक्टर डायोड को दर्शाएगा। बायरेक्टर डायोड को। इसके बाद सी आता है, तो सी दर्शाता है आइडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर। आइडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर।
आइडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर। इसके बाद जो एफ होता है वो क्या दर्शाता है, तो एफ यहाँ दर्शाएगा एफ हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर ट्रांजिस्टर। तो हाई फ्रिक्वेंसी लो पावर ट्रांजिस्टर को दर्शाता है एफ। यहाँ देखेंगे जी, जी किसको दर्शाएगा, तो मल्टीप्लायर डिवाइस। मल्टीप्लायर डिवाइस। यहाँ एच जो होगा तो वह दर्शाता है मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर। जेड क्या दर्शाएगा, जेनर डायोड। तो इस प्रकार से इसमें आपको याद पूरा नहीं रखना है, बस आपको जानकारी होना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे भी होती है। याद रखने की चीज़ें आपको यही है, ये आप प्रथम चरण वालों को याद रख लेंगे। जैसे तो जेनर आपको याद ही होगा, इसमें नो डाउट, और यहाँ ए से ए नोड आपको याद होगा, नो डाउट। तो इतना काफ़ी है, ऊपर वाले को आप विशेष ध्यान दें, नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पास समझ में आई होगी। ऐसे होने को बहुत है, अभी तो बहुत ज़्यादा है। इसमें के दर्शाता है आपका हाफ इफेक्टिव को, और एम दर्शा देता है आपका हाफ इफेक्टिव मेडुलर को। क्यू दर्शाता है आपका रेडिएशन को, रेडिएशन जनरेटर डायोड को। एक्स दर्शाता है डायोड मल्टीप्लायर को, तो यहाँ पास डायोड मल्टीप्लायर। जी दर्शाता है मल्टीप्लायर को, एक्स दर्शाता है डायोड मल्टीप्लायर को। मल्टीप्लायर डिवाइस यहाँ पास एक्स दर्शाता है डायोड मल्टीप्लायर को। बाई दर्शा देगा पावर डिवाइडर को, और यहाँ पास आपका एस दर्शा देगा लो पावर स्विचिंग ट्रांजिस्टर। तो इन सारी चीज़ों को ये दर्शाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, तो अभी तक आप बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, क्लास लेने में मज़ा आया होगा। ऐसे ही आप नए एनर्जी ऊर्जा के साथ बने रहिए, और कुछ नया सीखने के उद्देश्य के साथ ऐसे ही डेली क्लास को आप अटेंड करते रहिए। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।